निष्पादन करके दी जा सकती है। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जा सकती है। नेक्स्ट इज it may be given by acceptance of consideration. It may be given by acceptance of consideration. यह प्रतिफल को स्वीकार करके दी जा सकती है। ऑफ कंडीशंस। और फोर्थ मैंने लिखवाया इट मे बी गिवन बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। यह प्रतिफल को स्वीकार करके दी जा सकती है। अगला है इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। यह अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। नेक्स्ट इट मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। विद इन स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। यह विनिर्दिष्ट समय या उचित समय में दी जानी चाहिए। यह विनिर्दिष्ट समय या उचित समय में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इट मस्ट बी गिवन while the offer is in force. It must be given while the offer is in force. यह प्रस्ताव के अस्तित्व में रहने के दौरान दी जानी चाहिए। Next, it must be given by the person. It must be given by the person to whom offer is made. To whom offer is made. यह प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा दी जानी चाहिए। यह प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा दी जानी चाहिए। अगला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट पर्सन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट पर्सन। स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट it should be communicated to the offerer himself. It should be communicated to the offerer himself. यह प्रस्तावकर्ता को बताई जानी चाहिए। यह प्रस्तावकर्ता को स्वयं को बताई जानी चाहिए। जी, it should be communicated to the offerer himself. Next, acceptance subject to contract. Acceptance subject to contract is no acceptance. Is no acceptance. संविदा की शर्तों के अधीन स्वीकृति वैध नहीं होगी। स्वीकृति वैध नहीं होगी। नेक्स्ट, rejected offer cannot be accepted. Rejected offer cannot be accepted. अस्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं होता। अस्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं होता। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर does not constitute acceptance. Counter offer does not constitute acceptance. प्रति प्रस्ताव से स्वीकृति का निर्माण नहीं होता। प्रति प्रस्ताव से स्वीकृति का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट, क्रॉस offers cannot be construed. Cross offers cannot be construed as acceptance.
पार प्रस्ताव से स्वीकृति का निर्माण नहीं होता। पार प्रस्ताव से स्वीकृति का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट, साइलेंस साइलेंस डज नॉट जनरली amount to acceptance। मौन रहना सामान्यतया स्वीकृति नहीं है। मौन रहना सामान्यतया स्वीकृति नहीं है। नेक्स्ट, acceptance of offer means acceptance of all the terms of offer। acceptance of all the terms of offer। स्वीकृति का अर्थ है प्रस्ताव की सभी शर्तों को स्वीकार करना। स्वीकृति का अर्थ है प्रस्ताव की सभी शर्तों को स्वीकार करना। लास्ट इज ग्रम्बलिंग एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ग्रम्बलिंग एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। गुस्से में दी गई स्वीकृति वैध होती है। गुस्से में दी गई स्वीकृति वैध होती है। देखिए ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। आपने सबसे पहले तो सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बताता है। उसके साथ में यहाँ पे इस टॉपिक में हमने जो कवर किए हैं सेक्शन 6, 7, 8, 9 ये सेक्शंस भी कवर हुए हैं, है ना। तो अपन बेयर एक्ट का लैंग्वेज भी देखेंगे। पहले हम इन असेंशियल एलिमेंट्स को देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दिस इज सेक्शन 7। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे ऑफरर ने एक्सेप्टर को कहा, ऑफरी के सामने ऑफर रखा कि आई वांट टू सेल माय हाउस इन 2 करोड़ एंड इफ यू आर रेडी टू परचेज देन प्लीज सेंड मी 50% अमाउंट एज एन एडवांस। ऑफर भेज रहा है। ऑफर के साथ साथ ऑफरी को क्या कह रहा है, अगर आपको मेरा ऑफर मंजूर है तो आप मुझे क्या कीजिए 50% अमाउंट आप एक्सेप्टेंस के साथ भेज दीजिए। यानी उसने ऑफर में ही क्या कह दिया कि आपको ये पैसा इसके साथ एक्सेप्टेंस के साथ भेजना है। अब ऑफरी क्या कह रहा है, एक्सेप्ट करता है इस ऑफर को और कहता है यस मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है, मैं आपकी ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूं। एक्सेप्ट कर लिया इसने। लेकिन क्या कहा था ऑफर में कि आपको 50% अमाउंट भेजना है, वो पैसा इसने नहीं भेजा। एक्सेप्टेंस के साथ वो अमाउंट इसने नहीं भेजा। इसका मतलब एक्सेप्टर ने जो अपना एक्सेप्टेंस दिया वो कैसा था, इनकम्प्लीट। आपको क्या करना था, कंप्लीट ऑफर को एक्सेप्ट करना था, तो आपने इनकम्प्लीट किया। आपने हाँ तो कहा लेकिन उस ऑफर में जो बात बता रखी थी कि एडवांस पैसा आपको 50% भेजना है वो आपने नहीं भेजा। इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस कैसा हो गया, अधूरा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। दैट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। उससे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा। तो अगर इसने केवल हाँ कहा, पैसा नहीं भेजा, अब इस बीच ऑफरर ने क्या किया, क्योंकि पैसा इसके पास 50% आया नहीं तो ये प्रॉपर्टी इसने किसी और को बेच दी। तो एक्सेप्टर कहता है कि साहब मैंने तो हाँ कर दी थी, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप मना कैसे कर सकते हो। तो वो बाइंडिंग एक्सेप्टेंस नहीं था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से अराइज होगा, डिस्प्यूट होगा दोनों पार्टीज के बीच में कि साहब मैंने हाँ कहा उसके बावजूद भी आपने सी को क्यों प्रॉपर्टी बेची। क्योंकि यहाँ जो इसने हाँ कही थी वो वैलिड एक्सेप्टेंस का क्रिएशन ही नहीं हुआ। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ एक्सेप्टेंस कैसा हुआ, वैलिड नहीं हुआ। गॉट इट। नाउ व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसी में एक पॉइंट और लिखा है अनक्वालिफाइड मींस विदाउट एनी कंडीशन। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, विदाउट कंडीशन होना चाहिए। अगर आप उसमें कोई कंडीशन जोड़ देते हो तो वो क्या कहलाता है, काउंटर ऑफर। जैसे अगर यहाँ पे इसने कहा कि 2 करोड़ में मैं मकान बेचूंगा, आर यू रेडी टू परचेज, और इन्होंने क्या कहा 2 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ में मैं आपका प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हूं। यानी व्हाट ही डिड, प्रपोजल में चेंज कर दिया। आपने पढ़ा है लास्ट टॉपिक में कि मेन प्रपोजल में कोई भी हम चेंज करते हैं तो वो काउंटर ऑफर कहलाता है, ना कि एक्सेप्टेंस।
तो अनक्वालिफाइड मतलब देयर शुड बी नो कंडीशन, उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन डाल दी तो वो क्या हो जाएगा, विद कंडीशन हो गया, मतलब वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, वो तो काउंटर ऑफर है। मेन वाला खत्म हो जाता है ना, मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 7 से रिलेटेड है। नंबर 2, ये भी सेक्शन 7 से है, इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब अगर ऑफर में कोई मेथड बता दिया ऑफरर ने, अगर ऑफरर ने ऑफरी को कहा है कि भैया आपको अगर एक्सेप्टेंस देना है ना तो आपको बाय पोस्ट ही देना पड़ेगा, या आपको रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू ही देना पड़ेगा, ओरल नहीं चलेगा, या आप ऐसा कीजिएगा हमारे ऑफिस आ जाइएगा, इस जगह पे पर्सनली आमने सामने बैठकर ही हम बात करेंगे, एक्सेप्टेंस फोन पे नहीं चलेगा, या आप अपने एजेंट को भेजिएगा, वट एवर द काइंड ऑफ मेथड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, ऑफरी को वो फॉलो करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऑफरर ने कहा था कि मैं बाय पोस्ट आपको ऑफर भेज रहा हूं, तो एक्सेप्टर को भी क्या करना पड़ेगा, वही मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर कि यहाँ पे मेंशन किया है, ऑफरर ने कहा कि आपको एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, बाय पोस्ट देनी है, तो एक्सेप्टर को भी कैसे देनी पड़ेगी, बाय पोस्ट। लेकिन अगर प्रेस्क्राइब मोड को फॉलो नहीं किया गया है, इसको कहा था बाय पोस्ट भेजना, लेकिन इसने क्या किया, वेट ही नहीं किया, इसने जोधपुर से तुरंत कॉल कर दिया जयपुर वाले ऑफरर को, आपने जो ऑफर दिया मुझे अभी अभी आपका ये लेटर मिला है, मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है। इसने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, फोन कर दिया, यानी इसने क्या यूज किया, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड। प्रेस्क्राइब मोड तो क्या था, बाय पोस्ट, लेकिन एक्सेप्टर क्या कर रहा है, पोस्ट तो नहीं कर रहा, अदर देन प्रेस्क्राइब मोड, वो दूसरे किसी तरीके से का इस्तेमाल करके एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो ऑफरर क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है कि एक्सेप्ट मिस्टर एक्सेप्टर, मैंने आपको कहा था कि मुझे एक्सेप्टेंस कैसी चाहिए, रिटर्न नहीं चाहिए, बाय पोस्ट चाहिए, तो वैसे ही आप भेजिए, फोन पे आपने बात कर ली ठीक है, लेकिन वो वैलिड नहीं है, आप रिटर्न में भेजो, ये ऑब्जेक्शन मेक करना चाहिए। अगर ऑफरर ऐसा ऑब्जेक्शन मेक नहीं करता, तो वो एक्सेप्टेंस जो दूसरे तरीके से दी गई है, यानी फोन पे दी गई थी, वो वैलिड हो जाएगी, वो एक्सेप्टेंस भी वैलिड हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। रिपीट कर रही हूं मैं, ऑफरर कोई भी मोड प्रेस्क्राइब कर सकता है कि एक्सेप्टर को उस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है। अगर ये मोड यानी तरीका बताया है, तो एक्सेप्टर को वही मेथड फॉलो करके एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। लेकिन अगर एक्सेप्टर ने कोई और तरीका एक्सेप्टेंस का यूज किया है, तो ऑफरर ऑब्जेक्शन मेक कर सकता है, और अगर ऑफरर साइलेंट रहता है, कोई ऑब्जेक्शन मेक नहीं करता है, तो हम उस एक्सेप्टेंस को क्या मानेंगे, वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे। अगली बात, एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, ये है सेक्शन 8। इससे पहले वाले मैंने आपको बताया सेक्शन 7 था। एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन से। ये है जनरल ऑफर, आप लोग जनरल ऑफर पढ़ चुके हैं सेक्शन 8 में, जिसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर में दी होती हैं, उस ऑफर में बताई गई कंडीशंस को अगर फॉलो किया जाता है, वो ही क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। इस बारे में आप क्या जान चुके हैं, आप कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस पढ़ चुके हैं, है ना, आपको याद होगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जहां एक कंपनी जो मेडिसिन बनाने वाली है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमारी कंपनी की बताई हुई मेडिसिन को जो लेगा उसे इन्फ्लुएंजा डिजीज नहीं होगा, और मिसेस कार्लिल ने उस दवाई को लेना स्टार्ट किया, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, कंपनी वॉज लाइएबल टू पे, इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जनरल ऑफर में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना ही क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। जैसे हमने और भी एग्जाम्पल देखे थे, जैसे एक व्यक्ति का एक डॉग मिसप्लेस हो गया, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरे डॉग, खोए हुए डॉग को जो कोई ढूंढ के लाएगा उसे क्या मिलेगा, फला फला प्राइस मिलेगा। तो जो भी व्यक्ति उस डॉग को ढूंढ के आएगा, जनरल ऑफर में बताई गई शर्तों को पूरा करना, मतलब उस डॉग को ढूंढना था, वो ढूंढ के ले आया, तो प्राइस का रकम किसको मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा जो फाइंड आउट करके आया। तो जनरल ऑफर का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस लेड डाउन इन दैट ऑफर, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। उस एक्सेप्टेंस को क्या कहा जाता है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहा जाता है। अगला आपने लिखा है, इट मे बी गिवन बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन, सेक्शन 8।
ये कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करके भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। जैसे अगर मैं आपकी पुरानी गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, है ना, आपकी पुरानी गाड़ी क्या करनी है, मुझे खरीदनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक ऑफर दिया, मैंने आपको 10,000 एडवांस के रूप में अपने ऑफर के साथ दिया, और मैंने कहा अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी 50,000 में मुझे बेचना चाहते हैं तो ये 10,000 आप एडवांस के रूप में रख लीजिए। ऑफरर क्या कह रहा है, ऑफर दे रहा है, ऑफर के साथ वो क्या दे रहा है, कंसिडरेशन भी दे रहा है। अब आपने कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी मुझे बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, आपने सीधे क्या कर लिया, वो 10,000 जो मैंने आपको दिए थे वो आपने एक्सेप्ट कर लिए, रख लिए। आपका वो 10,000 जो मैंने ऑफर के साथ भेजा, वो एक्सेप्ट करने का मतलब ही क्या था, एक्सेप्टेंस। यस, आप गाड़ी क्या करने कर रहे हैं, मुझे बेचने के लिए रेडी हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन भी क्या होता है, एक्सेप्टेंस माना जाता है। ये सेक्शन 8 में आपको बताया गया है। अगली बात आपने लिखी है, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कैसा हो सकता है ये, एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब आप एक्सेप्टेंस को क्या कर रहे हो, रिटन वे से दे रहे हो या बोल के बता रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एज ए एक्सेप्टर आपने अपनी बात ऑफरर को बता दी। या फिर आपकी एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, इम्प्लाइड। अभी मैंने आपको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का कोई एग्जांपल दिया, अभी जो लिखवाया उसमें कोई इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस नजर आ रही है, जहां हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन हमारा बिहेवियर या कंडक्ट एक्सेप्टेंस बता रहा है, कौन सा है वो, कूली वाला इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था। अभी जो मैंने बताया इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, आपको जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें कहीं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है, बताओ। ये तो पॉइंट ही है, ये बता रहा है, लेकिन इस इम्प्लाइड का कोई एग्जांपल इन पॉइंट्स में नजर आ रहा है आपको, कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, मतलब जहां हम बोल नहीं रहे हैं। यस, सेक्शन 8, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, कंडीशंस को एक्सेप्ट करके, जैसे जनरल ऑफर में। और इसके अलावा ये जो आपको एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन वाला पॉइंट भी बताया, ये भी कौन सी एक्सेप्टेंस कहलाती है, इम्प्लाइड। ऑनलाइन में समझ आ रहा है, दिशा, मीरा एंड अनुष्का, क्लियर हो रहा है यस आपको ये? मैम। यस मैम। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि जहां पर हमने बोला नहीं है लेकिन हमारा बिहेवियर या कंडक्ट शो कर रहा है कि हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैडम आप अपनी ये बुक मुझे आज के लिए दे देंगे, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया और उठा के वो किताब हाथ में दे दी, उसका मतलब क्या था, एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड बाय वे ऑफ कंडक्ट। ये है सेक्शन 9, ये इस पॉइंट में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाले में सेक्शन 9। अगला है, इट मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम, ये है सेक्शन 6। अगर ऑफरर ने अपने ऑफर में कोई पर्टिकुलर टाइम प्रेस्क्राइब किया है, आपको 15 जनवरी तक एक्सेप्टेंस देना है, आपको 2 दिन में एक्सेप्टेंस देना है, तो टाइम अगर हमें बता दिया गया है, प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, तो उस टाइम में ही एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। और अगर टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है, किसी ऑफर में कोई समय नहीं बताया हुआ, तो रीजनेबल टाइम के अंदर उसका एक्सेप्टेंस देना चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। जैसे अगर शेयर्स का मामला है, आपने कोई शेयर खरीदने या बेचने हैं, तो शेयर्स का मामला तो क्या है, मिनट मिनट में क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, तो उसमें हमें कैसे एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, क्विकली, एज अर्ली एज पॉसिबल, कुछ मिनटों में या घंटों में, दिनों का काम नहीं होगा, वहां डेज का काम नहीं होगा। और ऐसे ही इडेबल कोई थिंग है, होलसेल वाला रिटेल वाले से बात कर रहा है कि अभी जैसे विंटर सीजन है, तो विंटर के लिए जितने भी सपोज ये कुछ आइटम्स हैं, जैसे गजक, रेवड़ी या जो खाने की चीजें होती हैं, या वुलन्स हैं, इनका जो सेलिंग का टाइम है वो क्या है, ये विंटर्स का टाइम आ गया। ऑफर तो दिया किस समय पे, इस समय पे, विंटर के टाइम में। अब इसका जो एक्सेप्टेंस है वो कब दे रहा है एक्सेप्टर, समर समर सीजन में एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं रहा। आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको पता है कि सीजनल काम है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस कैसा देना था, उस सीजन में ही देना था, तभी उसकी वैल्यू है। तो विद इन दैट पर्टिकुलर 1 वीक 10 डेज में आपको एक्सेप्टेंस देना है। ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई ऑफर के साथ टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का टाइम क्या होगा, 3 मंथ्स 4 मंथ्स, इतना टाइम किसी व्यक्ति को लगेगा किसी मकान के बारे में फैसला लेने में, तो वो टाइम रीजनेबल टाइम होगा। तो हमें क्या पता चला, जहां टाइम पीरियड मेंशन है, प्रेस्क्राइब्ड है, हमें एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, उस टाइम में। जहां टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, रीजनेबल टाइम में, उचित समय में। व्हाट शुड बी द रीजनेबल टाइम, डिपेंड्स, वेरी करेगा। अगला है, इट मस्ट बी गिवन व्हाइल द ऑफर इज इन फोर्स। आप एक्सेप्टेंस कब तक दोगे, जब तक वो ऑफर ओपन होगा। अगर वो ऑफर क्लोज हो गया, जैसे अभी फ्यूचर डिवाइन ने कोई ऑफर निकाला हुआ है फॉर पर्टिकुलर टाइम, जैसे प्रज्ञा इंस्टीट्यूट भी टाइम टू टाइम ऑफर निकालता रहता है, तो वो ऑफर अगर डेट खत्म हो गई तो बात खत्म, उसके बाद आप कहें कि उस ऑफर का बेनिफिट आपको मिल जाए तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। इट मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कौन देगा, ये ऑफर ही तो देगा जिसके सामने आपने ऑफर रखा, या फिर अगर इसकी तरफ से कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए ऑथोराइज्ड है तो वो देगा, और कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर तो इसके लिए हाँ नहीं कह सकता। ठीक है, ये जनरल से है। उसके बाद है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने अगर एक्सेप्टेंस करा है तो आपको उसे दूसरे को बताना तो पड़ेगा। दूसरा कौन है यहाँ, ऑफरर, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो जिस तरह ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी था, हमने डिस्कस किया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का इंपॉर्टेंट मामला, जहां आपने देखा कि ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था तो एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं हुआ। ऐसे ही एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हम्म, जैसे एक मामला था, इस केस का नाम लिख लीजिए, ब्रॉगडन, BROGDEN, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, 1877। देखिए इसमें क्या था कि एक कंपनी थी जिसको कि रेलवे कंपनी, जिसको कि रेलवे ट्रैक्स बिछाने का जो था काम किसी को देना था। इन्होंने इनविटेशन टू ऑफर दिया और बहुत से लोग यहाँ पे ऑफर देते हैं कि हम रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। रेलवे कंपनी के मैनेजर जो थे वो ऑथोराइज थे इस बारे में कि वो एक्सेप्टेंस दे सकते थे कि किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है। उन्होंने एक व्यक्ति, एक कंपनी मतलब जो थी, जो ये रेलवे ट्रैक बिछाने का काम अच्छे से कर सकती थी, उन उन एक्सपीरियंस के आधार पे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उस पे उनके प्रपोजल पे क्या लिखा, एक्सेप्टेड, अपने टेबल की दराज में रख दिया, साइन कर दिया, डेट डाल दी। लेकिन वो व्यक्ति जिसने वो ऑफर दिया था, जिसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, उसको बताया ही नहीं कि आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। कम्युनिकेट करना चाहिए था उसको, भैया आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, उसको तो बताया नहीं, साइन करके अपने टेबल की दराज में रख लिया। कुछ समय निकल गया है, अब वो जो कंपनी है जिसने अपना ऑफर दिया था, रेलवे ट्रैक बिछाने का जो काम कर रही थी, उन लोगों ने काम किसी और जगह का ले लिया, है ना, क्योंकि इन्हें यहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिला, तो इन्हें लगा कि भाई इनका तरफ से तो ना होगी, और दूसरी जगह का इन्होंने काम रेलवे ट्रैक्स का ले लिया। अब ये व्यक्ति जो मैनेजर है वो ये कहते हैं, साहब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तो आपको करना है। इन्होंने बुलाया उस व्यक्ति को, कि अब ये काफी समय बाद बुलाया जब रीजनेबल टाइम निकल गया, यहाँ उसको कहा कि आप बाउंड हैं क्योंकि हमने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है और आपको इन्हीं रेट्स पर जो आपने इसमें कोटेशन में दिया है रेलवे ट्रैक बिछानी है। ये कंपनी बाउंड नहीं है, क्योंकि आपको उसको सही समय पे कम्युनिकेट करना था कि आपका ऑफर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो आप किसी और जगह का काम ले चुके, आपने उन्हें प्रॉपरली कम्युनिकेशन ही नहीं किया। तो मेंटल एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, मेंटल एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, अगर हम आपसे पूछते हैं भाई हमारी इच्छा ऐसी है कि अब हम आपके लैंग्वेज पेपर भी साथ साथ स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो क्या हम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट शुरू कर दें लॉ के पेपर्स के साथ सैटरडे संडे? तो अब आपने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया और आपके दिमाग में तो है कि हाँ कर देना चाहिए, तो जब हम तक बात ही नहीं आई तो उस एक्सेप्टेंस का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मेंटल एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्टेंस को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब वो कम्युनिकेट आप कैसे करो? वो एक्सप्रेस वे से भी कर सकते हो, इम्प्लाइड वे से भी कर सकते हो, यानी बाय वे ऑफ कंडक्ट भी कर सकते हो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट पर्सन। इसमें केस पॉवेल वर्सेस ली को डिस्कस कर लेते हैं। पॉवेल वर्सेस ली। एक्सेप्टेंस किसके द्वारा दी जानी चाहिए? एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही दी जानी चाहिए। इसमें हम एक स्कूल का इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का पोस्ट वेकेंट था। इस स्कूल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि 4 हैं। इस बोर्ड के अंदर ABCD 4 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमारी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का पोस्ट वेकेंट है, जिसका भी PhD डिग्री हो, उसको एक्सपीरियंस हो अच्छा, वो हमारे यहाँ पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे अप्लाई करने वाले सपोज 10 लोग थे, है ना? 10 लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली। ये एप्लीकेशन जो डाली, इनका क्या कहा जाएगा? ऑफर। इन्होंने डाला ऑफर। और एक्सेप्ट कौन करेगा? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अब इन 10 एप्लीकेशन जो रिज्यूमे आए थे उनके ऊपर विचार क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 4 लोग हैं मीटिंग करते हैं, उन सबके रिज्यूमे देखते हैं कि किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इन्हें लगता है ये जो नंबर 3 नाम का व्यक्ति है, इसको हम इधर अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि इसका अच्छा क्वालिफिकेशन है। पिछले इसका रिकॉर्ड ऐसा है कि 7 स्कूल्स में काम करने का, 7 स्कूल्स में इसने एज ए प्रिंसिपल काम भी किया हुआ है, तो काफी अच्छा इसका रिज्यूमे है, हमें इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी प्राइमा फेसाई मीटिंग की है और अभी उस व्यक्ति को कम्युनिकेशन करने का डिसीजन अभी इन्होंने नहीं लिया है। इन्होंने कहा हम इसको हम नेक्स्ट मीटिंग में फाइनलाइज करके कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे अगली बार। अभी हमने होल्ड प्राइमा फेसाई मीटिंग की है फर्स्ट। अब इस मीटिंग के अंदर ये ए नाम का व्यक्ति जो था, ये इसका फ्रेंड है। नंबर 3 का फ्रेंड कौन है? इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक व्यक्ति। ये फेवर भी कर रहा था बहुत, हाँ साहब मैं इसको जानता हूं और आप इसको नियुक्त कर सकते हैं, ये अच्छा आदमी है, तो इसकी फेवर कर रहा था। जैसे ये बोर्ड मीटिंग ओवर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अपने घर जाते हैं। अब ये ए नाम का व्यक्ति तो क्योंकि इसका फ्रेंड था, तो घर जाने के बाद ये अपने फ्रेंड नंबर 3 को फोन करता है कि भैया आज की मीटिंग के अंदर मैं आपका नाम फिक्स करवा के आया हूँ, आपको एज ए प्रिंसिपल अब हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग थोड़े दिन में ही मिल जाएगी। इसने क्या कर लिया? इसको इंफॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट मीटिंग होती है। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर बाकी लोगों को इंफॉर्मेशन ये पता लगता है इस नंबर 3 के बारे में कि ये तो बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। ये जिन 7 स्कूलों में काम करके आया है वो 7 स्कूल ही बंद हो चुके हैं क्योंकि इसने बहुत एम्बेजलमेंट किया है, तो हमें इसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। तो रादर देन 3 इन्होंने नंबर 6 को अपॉइंट किया, इसको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया और ये नंबर 6 को आके जो है इसने ज्वाइन कर लिया। अब ये ए भी कुछ नहीं कर पाया जो इसका फ्रेंड था, क्योंकि मेजोरिटी एक तरफ हो गई BCD, तो बोर्ड भी में ए भी कुछ नहीं कर पाया और डिसीजन जो है वो इसके फेवर में गया। नंबर 6 ने आके ज्वाइन किया। कहानी यहाँ पे शुरू हुई कि जब यहाँ नंबर 3 जो है उसका कहना ये है कि मैंने भेजा था ऑफर, उसकी एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से, स्कूल की तरफ से मुझे किसने बताई? एक्सेप्टेंस मुझे ए ने फोन कर दिया था कि मेरा नाम डिसाइड आपने कर लिया, मुझे सिलेक्शन आप दे रहे हैं। ये मुझे किसने बताया? ए ने फोन पे बता दिया। एक्सेप्टेंस वैलिड हो गई। अब आप किसी और को यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका कहना ये था कि जो फोन पे मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? जब इसने ए ने फोन पे यहाँ पे सूचना दी थी नंबर 3 को कि आपको फर्स्ट मीटिंग के अंदर हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस था? नो।
ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि ये व्यक्ति कॉम्पिटेंट ही नहीं था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ए को ये काम नहीं सौंपा था कि आप स्कूल के बिहाफ पे ये इंफॉर्मेशन दे दो। ये फ्रेंड के नाते इंफॉर्मेशन दे रहा है, एज ए फ्रेंड इन्फॉर्म कर रहा है। अगर उस मीटिंग में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होता कि ऐसा कीजिए मिस्टर ए, आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा फला व्यक्ति को कि भाई आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं, स्कूल की तरफ से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो ये एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता। अभी ये कॉम्पिटेंट नहीं था, ऑथोराइज नहीं था, इसलिए वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। तो एक्सेप्टेंस हमेशा किसके थ्रू होगा? एक कॉम्पिटेंट। मतलब यहाँ कॉम्पिटेंसी का मतलब वो नहीं है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कॉम्पिटेंसी का मतलब है ऑथोराइज्ड पर्सन, जिसे हमने अथॉरिटी दी हो। नेक्स्ट आपने लिखा है इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। आप ये कम्युनिकेट किसको करोगे? ऑफरर को करोगे, या ऑफरर ने अगर आपको कोई ऑथोराइज्ड पर्सन बताया है आप उसे करोगे। किसी थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर को अगर आपने कम्युनिकेशन किया है तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज नो एक्सेप्टेंस। यहाँ ये वर्ड जो है इसे अपन अंडरलाइन करके लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब है विद कंडीशन कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते समय पार्टीज ने कोई कंडीशन रखी है, इन्होंने कहा है कि भाई वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहीं मना नहीं किया, आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करो, आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करो, आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट करो, इट्स अप टू यू। जहां लॉ ने कंपल्सरी बताया है वहां अलग बात है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कर सकते हो। लेकिन अगर पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमें तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड बनेगा जबकि एक रिटन फॉर्मेट एडवोकेट जो है वो बनाएंगे, तब जाके वो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टीज ने अगर कोई कंडीशन रखी है तो वो आपको फुलफिल करनी होगी। जैसे प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आपको ये कहा कि भैया ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, ये आपका फॉर्म है, ये आपको 2 फॉर्मेलिटीज करनी है फॉर एडमिशन। अगर आप फीस डिपॉजिट करा देते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो वो कंप्लीट नहीं किया अपने फॉर्मेलिटी, क्योंकि हमने केवल वर्बल एडमिशन नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा केवल फीस डिपॉजिट करना ही कंप्लीट हो जाएगा काम। यहाँ फीस डिपॉजिट करने के साथ आपको क्या करना था? एक रिटन फॉर्म भी भरना है। तो वो फॉर्म भरना हमने क्या कर दिया? कंडीशन लगा दी, वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वर्बल फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, या केवल फीस सबमिट कराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज नो एक्सेप्टेंस मींस आपको कंडीशंस वो पूरी करनी पड़ेंगी। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मैंने आपके सामने ऑफर रखा और आपने उस ऑफर को क्या कहा? रिजेक्ट। वो ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्टेड ऑफर मतलब ऑफर की डेथ हो जाती है, ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो रिजेक्टेड ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। काउंटर ऑफर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। आप जानते हैं कि काउंटर ऑफर मतलब क्या होता है? मेन ऑफर में कोई चेंज करना काउंटर ऑफर कहलाता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। ऐसे ही क्रॉस ऑफर्स कैन नॉट बी कंस्टिट्यूड एज एक्सेप्टेंस। आपने जिन्होंने भी लास्ट क्लास ज्वाइन की है आपको पता है क्रॉस ऑफर क्या होते हैं। क्रॉस ऑफर होते हैं सिमिलर ऑफर फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों पार्टीज की तरफ से सेम ऑफर होता है, दोनों में से एक पार्टी को एक्सेप्ट करना होता है, चाहे वो ऑफर क्या हो, सेम हो। तो जब तक एक्सेप्टेंस एक पार्टी की तरफ से नहीं होती वो वैलिड नहीं होता। फिर आपने लिखा है साइलेंस डज नॉट जनरली अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। साइलेंस को जनरली एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, जनरल प्रिंसिपल नहीं है ये, लेकिन एक्सेप्शन में ये आएगा। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप देखेंगे जिनमें कि साइलेंस को इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाता है। जब आप सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मींस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर। एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टेंस मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्टेंस करना। उसमें 4 बातें लिखी हैं तो चारों एक्सेप्ट होंगी। आपने एडमिशन लिया है तो आपको पेपर भी देने हैं, आपको वाइवा भी देना है, आपको रिटन पेपर भी देना है, प्री पेपर भी देना है, सारी चीजें आपको फॉलो करनी।
ग्रम्बलिंग एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। देखिए फीलिंग्स का यहाँ मैटर नहीं कर रहा है कि भाई आपने बहुत दुखी मन से एक्सेप्ट किया इस ऑफर को, आपने बहुत खुश होके एक्सेप्ट किया ऑफर को, आपने गुस्से में एक्सेप्ट किया ऑफर को, इस बात का मायना नहीं है। क्या आपने एक्सेप्ट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस किस फीलिंग से दी गई है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू लॉ आपने दी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई गुस्से से दे रहा है, कोई नफरत से दे रहा है, कोई प्यार से दे रहा है, इस बात का मायना नहीं है, इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेप्टेंस कैसी होगी, वैलिड होगी, अगर कि बाकी वो सारे लीगल प्रोविजन को फुलफिल कर रही है। ये था अपना टॉपिक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। इससे रिलेवेंट जो सेक्शंस हैं डायरेक्ट की लैंग्वेज में, ये अपने को कल पढ़ने हैं। आप नोट कर लीजिए, आपको पढ़ के आना है सेक्शन 2B, आपको पढ़ के आना है सेक्शन 4, 5, 4 to 9 सारे ही पढ़ लीजिएगा। 4 to 9 सारे ही पढ़ने हैं। डायरेक्ट में क्या लैंग्वेज कह रही है, क्योंकि ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट का लैंग्वेज अपने को देखना है। ओके।